Hello guys, good morning everyone. Radhe Radhe Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affair. आई होप आप सभी को मेरी अच्छे से वॉइस आ रही होगी, क्लैरिटी भी अच्छे से दिख रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वॉइस की या फिर क्लैरिटी की तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर कर जरूर बता दें, जिससे कि मेरे को एक आइडिया रहे कि हाँ वॉइस में या किसी में भी कोई प्रॉब्लम है। अगर सब ठीक है तो आप यस लिख कर बताएं। चलते हैं अपनी हम करंट अफेयर की न्यूज पर। फर्स्ट हमारी करंट अफेयर की न्यूज है, देखते हैं ओलंपिक से रिलेटेड। हमारी फर्स्ट न्यूज है ओलंपिक 2036 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। 3000 खिलाड़ियों के मिलेंगे हर महीने 50,000 रुपए। ओलंपिक 2036 की तैयारी के लिए 3000 खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें 50,000 रुपए पर मंथली दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी की यूके और मालदीव यात्रा, मुक्त व्यापार समझौते और रिश्ते को सुधारने पर रहेगा जोर। पीएम मोदी कहां पर विजिट कर रहे हैं, तो वो गए हुए हैं यूके और मालदीव की यात्रा पर। किस चीज के लिए, कि वहां पे हमारे जो मुक्त व्यापार समझौते हैं रिश्तों को सुधारने पर जोर रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है ईडी ने झांगुर बाबा पर कसा शिकंजा, 22 खातों में 60 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, मुंबई से पैनामा तक मनी लॉन्ड्रिंग का पड़ा लेन देन। क्या है कि जो ये कौन से झंगुर बाबा हैं, इनका एक बड़ा नेटवर्क देखा गया है जिनके 22 अकाउंट है और उसमें कितना 60 करोड़ का लेन देन है, मुंबई से लेके पैनामा तक। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अब देखते हैं ओलंपिक क्या है। ओलंपिक क्या है, किस लिए ये प्रसिद्ध हुआ, क्यों मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो देखते हैं। ओलंपिक यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले बनाया गया था। वहां पर एक ओलंपिक पर्वत है जिस पर इसे खेला जाता है, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक प्राचीन खेल है जो कि 4 इसके प्रकार हैं, 4 टाइप्स 4 टाइप्स का है। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं इसके, 4 टाइप से, एक है ग्रीष्मकालीन जो कि समर में खेला जाता है, एक विंटर में खेला जाता है, एक पैरा ओलंपिक है और एक यूथ ओलंपिक। इसके 4 कौन से ये प्रकार हैं। इसके झंडे में 5 रिंग पाई जाती है, इसके झंडे में 5 रिंग पाई जाती है। वो 5 रिंग प्रदर्शित करते हैं महाद्वीप को, जो कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया और ओसेनिया को प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं आइए। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक प्राचीन काल में पूरी दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। कौन कौन से, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक शामिल होते हैं। इसके अलावा ओलंपिक में के झंडे में 5 रिंग होती हैं जिनका कलर होता है नीले रंग का, डार्क पीले कलर का, काले, हरे और लाल रंग की इसमें रिंग पाई जाती हैं। ये रिंग किसको प्रदर्शित करती हैं, तो ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओसेनिया के आपस में जोड़े रहने का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे साल 1913 में 1913 में पीरे कौन है, पीरे डी कोबर्टिन ने डिजाइन किया था और इन्हीं को इनका जनक माना जाता है। ओलंपिक का जनक किन्हें माना जाता है, कोबर्टिन को माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अब असम में भाषाई विवाद, ममता बनर्जी ने भाषा को लेकर हिम्मत बिश्वा पर साधा निशाना, शर्मा बोले मुस्लिम घुसपैठ को दिया जवाब। लिक्विड स्कीम क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सांसद मिथुन रेड्डी गिरफ्तार, 3200 करोड़ के शराब घोटाले में कार्रवाई। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इजराइल के हमलों में 2023 से अब तक 58,000 फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। इतने लोग कितने मारे जा चुके हैं जब से इजराइल का युद्ध चला है 2023 से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जो ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसे कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, फायर करो और भूल जाओ। देखते हैं इसके बारे में। भारत ने देश में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सह उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है। जेवलिन ATGM के बारे में देखते हैं। ये माध्यम दूरी की, याद रखने की बात है कि माध्यम दूरी की टैंक रोधी मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है, प्रणाली है। इसे एक व्यक्ति अपने कंधों पर वहन कर सकता है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करते, यानी लॉन्च होने के बाद स्वतः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है।
इसका क्या है, ये अपने लक्ष्य को खुद ही निर्धारित क्या करती है, पूरा कर कर वापिस आती है। इसे एक बार लॉन्च कर दो और इसी में वहीं से क्या करते हैं, इसका लक्ष्य को जो टारगेट होता है उसे फिक्स कर देते हैं और उसी को वो पूरा करके वापिस आती है। इसका जो रेंज है, ये कितने रेंज तक जा सकती है, तो ये रेंज है इसकी 17 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसका जो वजन है वो है 22.3 22.3 केजी। कितना? 22.3 केजी इसका क्या है, इसका वजन है। इसमें एक जो थर्मल इमेजिंग, इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। क्या है? थर्मल इमेजिंग एक कैमरा है जो कि रात और दिन दोनों उसमें रात और दिन वर्क करता रहता है। तो कौन सा है वो? थर्मल इमेजिंग। इसकी जो मिसाइल ट्यूब असेंबली है, इसका जो मिसाइल का पार्ट है, मिसाइल ट्यूब असेंबली MBT, ये एक प्रमुख इसका क्या है, भाग है जो इसका कार्य करता है। मतलब कि असली में जो मिसाइल है वो क्या है, वो है इसकी मिसाइल ट्यूब असेंबली ही इसका वर्क करती है, जिसमें जो निशाना साध के आती है, मिसाइल वाला हिस्सा होता है, असली हिस्सा वही रहता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। पाक संघर्ष में ट्रंप ने किया चौंकाने वाला खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट विमान हवा में मार गिराए। ट्रंप की इसी बात पर कहा है कि दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश ना दे। भारत पाक संघर्ष को लेकर ट्रंप के दावे पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। इसी के चलते हुए ट्रंप क्लेम 5 जेट शूट डाउन। मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। आजकल जो ट्रंप है वो काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं भारत से, उनका बड़ा प्रेम आ रहा है भारत पर। तो वो क्या कर रहे हैं कि उनका जब किसी पर जोर नहीं चढ़ता तो वो उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते। जैसे उन्होंने पहले रूस के साथ किया, पहले रूस पे अपनी मित्रता दिखाई, फ्रेंडशिप दिखाई। जब रूस ने उनका कहना नहीं माना तो क्या क्या उनके प्रति क्या प्रतिबंध लगा दिए और बहुत सारी क्या प्लान बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह भारत पर उनका जब उन पर रूस पे नहीं चला तो अब रूस के चारों तरफ जितने जो देश हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं, उन्हें अब वो क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि अगर रूस क्या होगा, अगर इस तरह उनके कंट्रोल में नहीं आएगा तो जो जो लोग उस पर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाए, उन्हें टारगेट करें। जिससे कि क्या होगा, रूस की जो बाहर से आवागमन है, जो उसका आयात निर्यात है, वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो आजकल पाकिस्तान से बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। भारत से उनका कोई प्रेम नहीं है, ना ही भारत से उनकी कोई फ्रेंडशिप है। वो तो सिर्फ एक चीज है कि इसीलिए प्रेम आ रहा है कि वो उनका बस भारत पर नहीं चल रहा है। पहले वो दोस्ती दिखा रहे थे और अब आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से उनका काफी प्रेम हो रहा है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और बिना फायदे को किधर भी नहीं जाते हैं। तो पाकिस्तान से भी पक्का उन्हें कोई ना कोई फायदा ही नजर आ रहा होगा, इसीलिए वो वहां पे भी अब क्या कर रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान जब अभी आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल 2025 को क्या होता, पहलगांव में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे। इसी अटैक के उसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें क्या कहा था कि भारत जब वहां पाकिस्तान में जो भी वहां के अड्डों को उनको नष्ट कर कर आया था, तो भारत ने अपना कोई भी डेटा नहीं दिया कि हमें कितना नुकसान हुआ, कितना हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी डेटा एक निश्चित नहीं दिया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान कह रहा था कि उसने 5 हमारे जो जेट गए थे उन्हें नष्ट कर दिया है। वही बोली अब ट्रंप बोल रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत का जो है, भारत के 5 जेट, कौन से? भारत के 5 जेट, क्या जो जेट विमान थे उन्हें क्या क्या पाकिस्तान ने नष्ट कर दिया, जिसमें 3 राफेल भी थे। तो ये कौन बोल रहा है? ट्रंप बोल रहे हैं। अब जब ये चीजें आई हैं तो अगर राफेल हमारे 3 मारे जाते हैं तो भारत को काफी नुकसान हुआ है। इसी उसमें अब विपक्ष को बोलने का मौका मिला है, तो राहुल गांधी क्या करें, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यही न्यूज है और इसी में सब चीजें चला हुआ है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 7 मई को किया गया था। जो अटैक हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था। तो याद करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हमारे 2 क्वेश्चन इजिली बनेंगे और ये जरूर पूछे जाएंगे कि जो पहलगांव में अटैक हो कब हुआ था, या फिर सिंदूर ऑपरेशन किस लिए चलाया गया, किस डेट में चलाया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सीरिया के किस शहर में द्रुज समुदाय एवं बेदुई जनजातियों के बीच झड़पों के बाद व्यापक हिंसा हुई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि कल इसका मैं आंसर बताऊंगी, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर भी दे दूंगी। आप लोग भी इसका आंसर ढूंढकर जरूर देना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
23 से 26 जुलाई 2025 को किन देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किसकी? यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर जाने वाले हैं। देखते हैं न्यूज। प्रधानमंत्री पहले कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। लंदन के बाद वो कहां पर जाएंगे? मालदीव की राजधानी माले जाएंगे। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो वो माले जाएंगे। लंदन में पीएम मोदी किससे मिलेंगे? तो मुलाकात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। कौन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री? ध्यान देने की बात है, कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री हैं। जब से वो प्रधानमंत्री गए हैं, तो भारत की तरफ से कोई भी अगर गया है तो वो सबसे पहले कौन गए हैं? दोनों नेताओं भारत यूके व्यापार, हाँ, कीर स्टारमर से होगी। दोनों नेता भारत यूके व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यह कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री, किसका? किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। मोदी की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट, कौन? राजा चार्ल्स से भी हो सकती है। कौन है वहां के? राजा चार्ल्स, उनसे भी हो सकती है। इसके बाद पीएम मोदी 25 अप्रैल को, कब? 25 अप्रैल को कहां पर जाएंगे? मालदीव जाएंगे। मालदीव के जो राष्ट्रपति है कौन है? मोहम्मद मुइज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्या? रिश्ते सुधारने के लिए, क्योंकि अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा मालदीव से हमारी काफी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। मालदीव काफी खफा हुआ था। खफा इसीलिए था कि उसे चाइना का सपोर्ट मिल रहा था, चाइना की बोली में बोल रहा था। लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया है कि भाई भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो अब वो भारत से क्या कर रहा है? मित्रता बढ़ा रहा है। इसीलिए मालदीव की 60वीं वर्षगांठ पर उन्होंने क्या क्या है? मोदी जी को आमंत्रित किया है। तो जो मालदीव की 60वीं वर्षगांठ है वो कब मनाई जा रही है? 26 जुलाई को। इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे कौन? पीएम मोदी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए द्वीपीय समूह के किस आबाद द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्य के लिए द्वीप समूह के किस आबाद द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? तो वो कर रहा है बित्रा पर। किस कर? बित्रा पर वो कर रहा है। देखिए, हाल ही में एक सरकारी अधिसूचना में राजस्व विभाग द्वारा बित्रा द्वीप के संपूर्ण भू क्षेत्र को अपने अधीन करने के प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जिला कलेक्टर शिवम चंद्र ने एक आदेश में कहा कि अधिग्रहण के तहत प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण 11 जुलाई को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास तिब्बत में किस नदी पर चीन ने 167.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले बांध का निर्माण 19 जुलाई 2025 को औपचारिक तौर पर आरंभ किया है? तो किस नदी पर? क्या है? ब्रह्मपुत्र पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र पर वो बांध बना रहा है। कितना? 167.8 अरब डॉलर का, 167.8 अरब डॉलर की लागत से। किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। देखते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या है। चीनी प्रधानमंत्री, यहां पर भी देखेंगे चीनी प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ली कियांग। कौन है? ली कियांग ने नियांगची शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाके पर यारलुंग जांगबो में भूमि पूजन समारोह के दौरान बांध निर्माण की शुरुआत की घोषणा की है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसे देखते रहेंगे और आपको याद रखना होगा कि कौन सी नदी पर बन रहा है? ब्रह्मपुत्र पर बांध बन रहा है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट FIP ने अमेरिका के किस समाचार पत्र समूह के खिलाफ 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर उनकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार औपचारिक नोटिस भेजकर कानूनी कार्यवाही शुरू की है? तो ये किस पर की है? तो ये की है राइटर पर। किस पर? राइटर और वॉशिंगटन पोस्ट पर। किस पर? राइटर और राइटर नहीं, हाँ सॉरी, राइटर और द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर। इन दोनों पर क्या क्या है? कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी है। अभी क्या हुआ है? आपने देखा होगा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उससे रिलेटेड अभी न्यूज आ रही थी
क्योंकि जब वो क्रैश हुआ तो आप बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही एक आश्चर्यजनक ये विमान क्रैश था, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कितनी थोड़ी सी ही दूरी चलने पर क्या हुआ, क्रैश हो गया। वो अच्छे से अपनी उड़ान भी नहीं भर पाया था, उससे पहले वो क्रैश हो गया कुछ ही मिनटों के सफर में। किसी को नहीं पता कि वो क्रैश कैसे हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई। बाद में उसका जब निरीक्षण किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसमें पाया गया कि जो उसके फ्यूल जो स्विच थे वो ऑफ हुए, बाद में ऑन किए गए, तो उसी के रिलेटेड कुछ चीजें हुई। इसके बाद ये देखा गया कि एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स में जितनी भी एरोप्लेन में जो पायलट होते हैं उनके बीच की बातचीत होती है वो सब उसमें रिकॉर्ड होती है। और उसका जो कैसा वहाँ का वेदर है, कैसा एटीट्यूड था, तो वो सब उसमें क्या रहते हैं, उसमें मेंशन रहता है ब्लैक बॉक्स में। तो ब्लैक बॉक्स का क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसमें देखा गया कि सिर्फ जो एक लाइन की एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहा है कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया। पहले वाले ने कहा कि मैंने स्विच ऑफ नहीं किया, सिर्फ ये वाली लाइन कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया, इस लाइन को उठाकर एक केस बनाया जा रहा है, एक रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो पायलट है, पायलट ने जानबूझकर उस स्विच को क्या किया, ऑफ किया। इसमें यह भी कहा गया कि पायलट जो थे वो दिमाग मेंटली डिस्टर्ब थे, उनकी दवाइयां चल रही थी, वो बीमार थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो ये रिपोर्ट बनाई गई थी। अब बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो क्या करेगी, वो तो ऐसा ही कुछ करेगी कि भाई जिससे कि उसकी जो छवि वो खराब ना हो। पायलट्स तो अब है नहीं कि वो अपने केस लड़ेंगे, ऊपर से तो वो आएंगे नहीं कि भाई रुको पहले मैं अपना केस लड़के आऊंगा। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब पायलट्स पे थोप दिया गया कि भाई ये पायलट्स की गलती थी और इसीलिए वो क्रैश हो गया। पता किसी को भी कुछ नहीं है कि क्रैश कैसे हुआ। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसे जरूर देखें, उससे एक्सप्लेन में बताऊंगी उसका जो कौन से फ्यूल स्विच होते हैं, कैसे उसे ऑन ऑफ किया जाता है इजी से, पायलट्स जिम्मेदार हैं या नहीं है, वे सब चीजें हम उस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये देखना है कि इन्होंने जो ब्लेम लगाया पायलट्स पर, इसी के उसमें क्या क्या इन पे केस किया गया है, कार्रवाई की गई है कि भाई तुमने हमारे पायलट्स को कैसे जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था इसका क्या, सॉरी क्वेश्चन था ना, हाँ। एफआईपी के अध्यक्ष सी एस रंधावा, कौन, सी एस रंधावा ने बताया कि हमने कानून के तहत कार्रवाई शुरू की है और वॉल स्ट्रीट जर्नल और राइटर को उनकी रिपोर्टों के लिए माफी मांगने को कहा है। राइटर ने पिछले दिनों वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के लिए इसके कैप्टन की तरफ इशारा किया था, किसके कैप्टन की तरफ इशारा किया कि कैप्टन का इसमें फॉल्ट है। इसीलिए क्या कहा है कि जो सी एस रंधावा है उन्होंने कहा है कि हमने उनके पास क्या कहा है कि उन्हें माफी मांगने के लिए कानून कार्रवाई की है कि आप माफी मांगिए जब तक रिपोर्ट अच्छे से नहीं आ जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी होती है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 12 जून को ये क्रैश हुआ था और 11 जुलाई में रिपोर्ट आई। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि रिपोर्ट अभी अच्छे से हुई भी नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई भी नहीं थी, उससे पहले इन्होंने अपना फैसला सुना दिया और पायलट्स पर ये इल्जाम थोप दिया। इसीलिए क्या किया गया है, ये कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेत्र MKII क्या है। नेत्र MKII केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंडिया कार्यक्रम के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। इसे नेत्र MKII प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेत्र MKII के बारे में देखते हैं। MKII इसे एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो इसकी विशेषताएं यह लंबी दूरी तक खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने तथा उनकी निगरानी करने में सक्षम है। यह सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि एक उड़ता हुआ क्या है, कमांड है, कमांड सेंटर है, जो खतरों पर नजर रखने की देश की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट है इसमें एक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, एक्टिव टेक्निकली स्कैंड एरे है, जो क्या करेगा, रेडार और मिशन कंट्रोल सिस्टम लगे होंगे। इसमें रेडार और क्या होंगे, रेडार और कंट्रोल सिस्टम भी लगे होंगे। ये क्या है, ये है नेत्र MKII। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सॉरी
नेक्स्ट न्यूज है हमारी नमो भारत। हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? तो नमो भारत दिवस मनाया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया, नई दिल्ली में। इसमें देखते हैं नमो भारत क्या है। नमो भारत ट्रेनों की पहली वर्षगांठ नई दिल्ली में, नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाई गई। नमो भारत ट्रेनें भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS है। क्या है ये? एक रैपिड ट्रांजिस्टर, क्या है, सॉरी, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि क्या है, नमो भारत के नाम से चलाई गई थी। नमो भारत ट्रेन के रूप में ये चलाई गई। सबसे पहले जो ट्रेन थी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? तो सबसे पहले 17 किलोमीटर का पहला खंड साहिबाबाद से दुहाई, साहिबाबाद गाजियाबाद में, गाजियाबाद में क्या, साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 20 अक्टूबर 2023 में चलाई गई थी। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद 2 और खंड चालू किए गए, जिनमें दुहाई से लेकर मोदी नगर, जो कि कहां पर, उत्तर में है, मार्च 2024 में चलाई गई। और मेरठ, जो कि दक्षिण में है, अगस्त 2024 में इसमें शामिल है। वर्तमान में कितनी डिस्टेंस तक ये कवर कर रही है जो रैपिड मेट्रो चल रही है? तो ये चल रही है कितना, 42 किलोमीटर का गलियारा ये कवर कर रही है। 9 स्टेशनों को कवर करता है, जो जल्द ही नए जोड़ के साथ 54 किलोमीटर तक विस्तार करेगा। IRTS उच्च गति कुशल उपनगरीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो सतत शहरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देता है। ये जो मेट्रो चलाई गई है, ये इसकी क्या है, काफी तेज स्पीड से चलाई जा रही है। रैपिड एक मेट्रो है। अभी कहाँ से चलाई जा रही है? अभी मोदी नगर से गाजियाबाद चलाई जा रही है। इसके बाद मेरठ तक का इसका भी होने वाला है उद्घाटन, और वहां पे भी ये जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये किया गया है सहारनपुर में। कहां पर? सहारनपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। क्या किया गया है? सहारनपुर में। देखते हैं एक बार इसके बारे में भी क्या है इससे रिलेटेड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका आंसर है सहारनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत वाराणसी से 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। कौन कौन सा? सबसे पहला है रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, और सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है। RCS उड़ान योजना के तहत जल्द ही इन हवाई अड्डों में उड़ानें संचालित होंगी। RCS उड़ान का उद्देश्य दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह योजना 2016 में भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत शुरू की गई। पहली RCS उड़ान 2017 में शिमला में दिल्ली के लिए शुरू की गई। इस योजना ने 144 कितना 144 लाख से अधिक यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाया, जिससे पूरे भारत में हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ी है। ये था इसका उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कदार जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? तो जो कदार जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं केरल और तमिलनाडु में। कहां पर? केरल और तमिलनाडु में ये जनजातियां पाई जाती हैं। देखते हैं इनके बारे में। केरल के वांझाचल की कदार जनजातियां, कहाँ की? केरल के वांझाचल की कदार जनजातियां आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित क्षतिग्रस्त प्राकृतिक वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। कदार मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के जंगलों में रहने वाले स्वदेशी लोग हैं। कौन से? स्वदेशी लोग हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह के रूप में PVTG में रखा गया है, मान्यता प्राप्त है। उनका नाम कदार या काडू से आया है, जिसका तमिल और मलयालम में अर्थ है जंगल। क्या अर्थ है? जंगल। जो प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। वे कदार भाषा बोलते हैं, जो तमिल और मलयालम से प्रभावित एक द्रविड़, क्या है, द्रविड़ बोली है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? वर्ल्ड वाले में।
अच्छा जी, इसमें थी हमारी, इसकी वर्ल्ड जस्टिस रैंक थी इसकी 79। कौन सी? 79 रैंक थी भारत की। किसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हुआ है, भारत की इसमें 79 वी रैंक है। और कितनी रैंक में से? ये 79 रैंक है। ठीक है, इससे अलग भी कुछ रैंक देख लेते हैं। जैसे भ्रष्टाचार में भारत की काफी रैंक गिरती जा रही, बढ़ती मतलब कि गिरती जा रही है। कितना है भारत की जो भ्रष्टाचार में है, पहले कुछ देख लेते हैं। भ्रष्टाचार में, सॉरी, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 182 देश में से, सॉरी 180 देश में से, 180 देशों में से 96 स्थान पर भारत है। कितना? 96 स्थान पर भारत है। अगर आप हमारे पड़ोसी, जो हमारे प्रिय मित्र हैं पाकिस्तान, वो 135 स्थान रखता है इसमें। कितना? 135। पाकिस्तान की कितनी है? 135 है। 135 स्थान पर पाकिस्तान का भ्रष्टाचार में नंबर है। और जो चाइना है, चाइना का 76 है। चाइना का 76 है। मतलब कि जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उसमें कितनी है? उसकी 79। भ्रष्टाचार में है 96, भारत की 96वीं रैंक है। पाकिस्तान तो हमसे भी गया गुजरा है, उसकी कितनी रैंक है? उसकी रैंक है 135 और चाइना की 76। कुछ और रैंक देख लेते हैं भारत की। जैसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 142 में से 142 में से 79 नंबर पर 79वें स्थान पर है। 79वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। यह इंडेक्स 8 संकेतकों का आकलन करता है। सरकारी नियंत्रण, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, सिविल न्यायालय और आपराधिक न्याय, इन सब के लिए क्या है? ये रैंक दी जाती है। अब देखिए हमारे भारत की क्या रैंक है। तो भारत सरकारी नियंत्रण में 60वें नंबर पर है। खुली सरकार के रूप में 44वें नंबर पर है। औसत प्रदर्शन करता है, जो शासन पर इसके ध्यान को दर्शाता है। मौलिक अधिकार में भारत मौलिक अधिकार में 102वें नंबर पर है। सुरक्षा के स्थान पर 98 स्थान पर। आपराधिक न्याय पर 82वें स्थान पर। 82 में खराब स्कोर समस्याओं का उजागर करता है। क्या है? खराब स्कोर पुलिसिंग, अधिकार संरक्षण और न्याय में देरी की समस्याओं को उजागर करता है। तो भारत की काफी बेकार रैंक है, हर उसमें देखी जा रही है। जैसे भुखमरी में भारत की रैंक 111 थी। इसी तरह से कुछ रैंक याद कर सकते हैं। जब भी कोई रैंक ऐसे आती है तो 2-4 रैंक उससे रिलेटेड याद कर लो, तो उससे क्या होगा? एक हमारा रिवीजन होता रहेगा और हमें थोड़ा याद भी रहेगा कि हाँ ये रैंक वहां पर पूछी गई थी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 रिपोर्ट किस संगठन में जारी की गई? तो ये किस संगठन ने जारी की है? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड ने। किसने? अंकटाड ने। देखते हैं अंकटाड के बारे में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड जो है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक समुद्री व्यापार की प्रवृत्तियों को उजागर किया गया। 2023 में वैश्विक समुद्री व्यापार 2.4% बढ़ा, जो 2022 में संकुचन में उभर रहा है। लेकिन यह सुधार अभी भी नाजुक है। क्या है? नाजुक है। स्वेज और पैनामा नहर जैसी मुख्य अवरोधक बिंदुओं पर महत्वपूर्ण व्यवधान देखे गए हैं।
अवरोधक बिंदु संकीर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं जो व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वे कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसे स्वेज नहर में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऊर्जा सुरक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे होर्मुज जलमंडरू जलडमरू मध्य जो वैश्विक क्या है, यहाँ की वैश्विक पेट्रोलियम परिवहन के लिए अहम है। क्या है ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार जो है, ये एक समुद्री सीमाओं को क्या करता है, कनेक्ट करता है उनको देख, जैसे कि एक इसकी एक संस्था है ये कि समुद्री जो व्यापार हो रहे हैं वहां पे उन्हें सही करना, सब चीजों के जो अब जैसे कि आपने देखा होगा स्वेज नहर और पैनामा नहर जो है, ये इन नहर में सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा यहाँ इसी रास्ते से माल को आयात निर्यात किया जाता है। लेकिन इसमें काफी अवरोधक रहते हैं, जैसे कि जिस देश की इससे सीमा मिलती है वही क्या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो कोई रास्ता बंद कर देता है, कभी कोई कर देता है। जैसे लाल सागर हुआ, लाल सागर से यह जुड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते, तो इसी तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, लेकिन इसमें क्या अवरोधक पैदा होते रहते हैं। तो इसी के लिए जैसे इन्हीं सब चीजों के लिए एक संस्था बनाई गई है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। क्या है ये, अंकटाड। अंकटाड का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। कहां पर, जिनेवा में अंकटाड का मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। कब, 1964 में। 1964 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, एक मिनट, 1964 में स्थापना हुई थी। तो ये क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो जो जनगणना कराता है वो कराता है गृह मंत्रालय। कौन कराता है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। देखिए एक बार, सरकार 2025 में जनगणना कराने की योजना बन रही है, जो 1972 से नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से सराही जाती है। जनगणना 2025 में संभावित जाति गणना जैसे प्रमुख पहले शामिल होंगी, जो सरकारी मंजूरी के अधीन है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में भी मदद करेगी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के निर्माण में सहायक होगी। जनगणना भारत में महत्वपूर्ण जनसंख्याकीय, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक रुझानों को दर्ज करती है। भारत में जनगणना कराने का जिम्मा गृह मंत्रालय का है। किसका है, गृह मंत्रालय का है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के जिम्मेदारी योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और जनगणना की अवधारणा तैयार करने की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी में जनगणना संचालन निर्देशालय अपने अपने क्षेत्र अधिकार में जनगणना कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे कि आप सुना ही होगा कि अभी जनगणना कराने का विचार चल रहा है। इससे जो साउथ के जिले हैं, साउथ के जो राज्य हैं वो इससे खफाए हैं, क्योंकि क्या है कि वहां पे जो है जनसंख्या को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। वहां पे शिक्षा भी अच्छी है। क्या, जब कहीं जनसंख्या कम होगी तो वहां की शिक्षा भी अच्छी होगी, वहां के जो राज्य होंगे, वहां की जो स्टेट होगा वो भी अच्छा खासा क्या होगा, समृद्ध होगा। लेकिन अभी क्या होगा, अगर जनगणना होती है और जिस राज्य में ज्यादा लोग पाए जाएंगे तो वहां पर क्या होगी, सीटें भी ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब है जिन लोगों ने अपनी राज्य को अच्छा बनाया है, समृद्ध बनाया है, लेकिन उनके पास सीटें कम होगी। तो इसी उसमें क्या चली हुई है, विवाद चल रहा है। तो ये क्या है, नॉर्थ के लोग तो खुश हैं क्योंकि वहां पे तो जनसंख्या खूब ज्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ गरीबी काफी है। बिहार में क्या है, गरीबी काफी है। लेकिन जो साउथ के जिले, साउथ के स्टेट है, सॉरी, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उन्होंने अपनी एक जनसंख्या को सीमित किया हुआ है। उसमें क्या क्या हुआ है कि वहां पे अच्छे से वो समृद्ध है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे विवाद हो रहा है कि भाई हमने इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बाद इसे बैलेंस किया, लेकिन अगर यहाँ पे जनसंख्या की जनगणना होगी तो इससे हमारी क्या होगी, सीटें कम होगी, हमारे पास शक्तियां कम होगी, क्योंकि जिनके पास सीटें ज्यादा होंगी उन्हीं के पास शक्तियां भी ज्यादा होंगी। तो यही सब इस पे विवाद चल रहा है। जनगणना जो हमारी हुई थी 2011 में हुई थी, 2011 के बाद अब होगी 2025 में कराने की बात हो रही है। क्वेश्चन है हमारा, बर्नवा पारा वन्य जीव
अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के बर्न व पारा वन्य जीव अभयारण्य में 2 जंगली भैंस के बछड़ों का जन्म इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को बढ़ाता है। जो जंगली भैंस है ये क्या विलुप्त होती जा रही थी, और ये छत्तीसगढ़ की क्या है? राज्य पशु हैं। तो इन्हीं को क्या फिर से क्षतिग्रस्त से निकालने के लिए, संकटग्रस्त स्थिति से निकालने के लिए इनका क्या किया जा रहा था? इनकी देखरेख की जा रही थी। जंगली भैंस के बछड़ों का जन्म हुआ है, जिससे क्या एक उम्मीद बढ़ी है कि क्या होगी? बढ़त बढ़ेगी। यह अभ्यारण्य रायपुर जिले में स्थित है, जो बालमैंडी और जोक नदियों से घिरा हुआ है, और महानदी भी पास में है। भारतीय जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है, और यह भारतीय उपमहाद्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा बोवाइन प्रजातियां हैं। ये मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदानों, दलदलों, आर्द्रभूमि और नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एक करंट अफेयर पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें। इस सेशन को देखते रहें, और अच्छे से जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आई होप आपको ये पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत। आप ये पीपीटी मैं आपको अपलोड कर दूंगी नीचे ही कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत।